हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज और इसमें हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं आपको पूरे साल का सिलेबस। इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है, आरटी एकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। एक लेक्चर हम कर चुके हैं, एवरेज करंट फुल साइकिल में हम देख चुके हैं। आज काम करना है आरएमएस करंट का और थोड़े बहुत प्योर सर्किट्स क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। फिलहाल सबसे पहली बात, आरएमएस करंट से पहले हम ये चर्चा करते हैं कि हमने एवरेज करंट निकाला था, फुल साइकिल में 0 आया था। हम अपने ईएमएफ या सो कॉल्ड करंट का जो फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं वो है I = I0 sin ओमेगा टी। इनिशियल फेज बटा हम 0 मान रहे हैं और ईएमएफ का फॉर्मूला E0 sin ओमेगा टी ये लेकर चल रहे हैं। तो ये दो फॉर्मूला स्टैंडर्ड हमारे हैं और इनके अकॉर्डिंग अगर हम फुल साइकिल में I एवरेज निकालें या E एवरेज निकालें, और वो भी कहां निकालें, फुल साइकिल में, यहां भी लिख लेते हैं बेटा क्या, फुल साइकिल। तो फुल साइकिल की जो एवरेज करंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या आती है, 0। साइन का ग्राफ पूरे 2π के पीरियड में 0 एवरेज वैल्यू देता है। तो अगर एवरेज वैल्यू नहीं पता फुल साइकिल की तो एक काम करो, हाफ साइकिल की निकाल लो। तो एक डेरिवेशन कभी एक बार पूछी भी गई है कि हाफ साइकिल में बताइए, तो हम लिख लेते हैं यहां पर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में करंट और ईएमएफ की एवरेज वैल्यू बताइए। तो चलिए करते हैं। हमने करंट की वैल्यूज देखी थी, उन्हीं के हिसाब से काम करना है। आपको I एवरेज लिखने का मतलब है कि आप इंटीग्रेशन ऑफ I dt करेंगे डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे। बस इतना होगा कि इस बार आप हाफ साइकिल में निकालना चाहते हैं तो आपकी टाइम की लिमिट 0 से t की बजाय 0 से t/2 हो जाएगी। नीचे dt इंटीग्रेट हो गया बेटा, t/2 ही देने वाला है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर करंट की वैल्यू होगी I0 sin ओमेगा t और dt उसमें मल्टीप्लिकेशन में। I0 कांस्टेंट वैल्यू है बेटे, बाहर हो जाएगी 0 से t/2 तक की लिमिट। आप इसे देखें 2 ऊपर चला जाएगा तो हम लिखेंगे 2I0 डिवाइडेड बाय t। sin ओमेगा t का बच्चे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे माइनस cos ओमेगा t और डिवीजन में बेटा ओमेगा बाहर आ जाएगा इस तरह से। और फिर जो लिमिट लगेगी कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक लगेगी। तो 0 से t/2 तक लिमिट लगा ली। अब इस माइनस को बच्चा बाहर ले लीजिए तो आप क्या लिखेंगे, 2I0/t ओमेगा, माइनस को बाहर लिया तो लिखा गया cos ओमेगा की जगह बेटा हम लिख सकते हैं 2π/t और t की जगह हमने लिमिट डाली तो t/2 आ गई माइनस। अब t की जगह 0 लिमिट डालनी है, लोअर लिमिट, तो वो तो 0 ही आनी है, cos 0 हो गया। आप 2 से 2, t से t कैंसिल कर दीजिए। आपके पास जो बाहर बचेगा वो होगा 2I0/t ओमेगा, माइनस का साइन बाहर कैरी करते रहेंगे। लिखा गया है बेटा cos π माइनस cos 0। और cos π की वैल्यू जो होती है वो -1 और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। तो अल्टीमेटली आप लिख रहे हैं 2I0/t ओमेगा और अंदर लिखा है -1 विच इज -2 और ये वाला माइनस इनके माइनस को खत्म कर देगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा 2 2 4 I0/t ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू रखने का समय आया। ओमेगा की वैल्यू हम सबको पता है कि 2π/t होती है, तो 2π डिवाइडेड बाय t, t से t कैंसिल हुआ बच्चा। तो I एवरेज जो कि हाफ साइकिल में निकल कर आ रहा है वो कितना निकलेगा, तो आप देखेंगे निकलेगा 2I0/π। ये 2/π I0 जो वैल्यू निकल कर आई ये हाफ साइकिल में एवरेज करंट की है। सच बात ये है कि किसी प्रकार से जो करंट के एनर्जी के कैलकुलेशंस हैं वो इस हाफ साइकिल के एवरेज वैल्यू से भी नहीं निकलते, वो आरएमएस वैल्यू से निकलते हैं। पर फिलहाल एक बार पूछा गया सवाल है इसलिए आपको हाफ साइकिल में एवरेज निकालना आना चाहिए। सिर्फ हाफ में नहीं, एवरेज का फंडा ये है जो सबसे पहले आपको लिखा है।
अब वो हाफ साइकिल में पूछे, 1/4 साइकिल में पूछे, 1/10 साइकिल में पूछे, 3/4 साइकिल में पूछे, 2 साइकिल्स में पूछे, जितनी भी साइकिल बताए आप उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लीजिए, मतलब लिमिट्स लगा लीजिए। इंटीग्रेशन का मेथड यही है जो बताया है, निकालने का एक ही सुंदर तरीका है आरएमएस वैल्यू निकालने का। ये तो हाफ साइकिल का एवरेज हो गया। अब क्या किया जाए, अब आरएमएस वैल्यू निकाली जाए। चलो आरएमएस की चर्चा करते हैं। लिखते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट, इसकी चर्चा करनी है। अब ये जो आरएमएस वैल्यू है इसका फुल फॉर्म क्या है वो जरा समझा जाए। देखिए बच्चों, आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है, आपने लिख रखा है आरएमएस। आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब ये है कि लिखा रूट मीन स्क्वायर है, लेकिन उसके लिए करना क्या है, उल्टा करना है। लिखा ऐसे जाएगा और किया ऐसे जाएगा। मतलब सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर वैल्यू का मीन निकालेंगे, बाद में कर देंगे रूट। क्या मतलब, पहले हम स्क्वायर करेंगे वैल्यू का, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर कर देंगे रूट। लिखा जाएगा आरएमएस, करेंगे ऐसा SMR, उल्टा करेंगे। चलो देखते हैं क्या कहानी है। आपको जो करंट की वैल्यू गिवन है बेटा, वो करंट की वैल्यू गिवन है I = I0 और फिर लिखा हुआ है sin ωt। और हमें क्या निकालना है, हमें पहले इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इसका एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के बाद इसका रूट कर देना है। और ये जो वैल्यू आएगी इसे बोलेंगे IRMS। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, वो बहुत गौर से देखना कि ये स्टेप पहला है, ये स्टेप दूसरा है और ये स्टेप तीसरा है। मतलब पहले स्क्वायर, फिर मीन और फिर रूट। तो सबसे पहले मीन तक की कहानी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरएमएस निकालने के लिए आई स्क्वायर की वैल्यू निकालें। हम लिखेंगे I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ωt। अब इसका एवरेज निकालें। तो जब तुम आई स्क्वायर का बेटे एवरेज निकालने जाओगे तो तुम लिखोगे I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब हाफ साइकिल का डंडा खत्म करते हैं, फुल साइकिल में ही बातें करते हैं। तो आपने फुल साइकिल में सारी चर्चा करनी है, तो चलो कोई बात नहीं। यहां देखो नीचे dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा, ऊपर देखो क्या बन रहा है, लिखोगे I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ωt dt और लिमिट 0 से लेके कैपिटल T तक। अल्टीमेटली आपके पास I0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉमन मतलब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया जाएगा। फिर लिखा जाएगा sin स्क्वायर ωt dt, यहाँ 0 से लेके t तक। आप सब मैथ पढ़े हुए बच्चे हैं तो आप सबको पता है कि sin स्क्वायर ωt यानी sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, इसका सहारा लिया जाता है cos 2 थीटा का। तो आप एक काम करें, सबसे पहले लिखें cos 2 ωt या सिंपली cos 2 थीटा लिख के कर लो। cos 2 थीटा क्या बनेगा, cos 2 थीटा तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप 2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले जाइए तो लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। अब 2 को नीचे भेज दीजिए तो आपके पास आएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस, या 1/2 ना लिख के डायरेक्ट पूरे के नीचे भेज दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 1 - cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी बेटा वैल्यू आ गई जो कि है sin स्क्वायर थीटा की, एकदम सिंपल सर। अब ये sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर डालें। देखिए बच्चा, जब आपने cos में 2 थीटा लिया था तो sin में थीटा आ रहा था, यानी sin स्क्वायर थीटा आएगा तो cos में 2 थीटा बनेगा। मेरे पास sin स्क्वायर ωt है तो cos में 2 ωt बनेगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को लिखेंगे I0 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा sin स्क्वायर ωt को क्या लिखना है, 1 - cos 2 ωt होल डिवाइडेड बाय दिस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय dt 0 से t तक। तो 2 बाहर आ जाएगा, बेसिकली कांस्टेंट है पूरे के डिवीजन में, तो यहाँ 2t आ गया। अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहले लिखा जाएगा 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ωt dt 0 से t तक, 0 से t तक। इस प्रकार से आप लिमिट लगाइए। आप बाहर लिखेंगे I0 स्क्वायर बाय 2t से तो कुछ बनना नहीं है अभी, इसलिए इसको छोड़ते रहेंगे।
dt का इंटीग्रेशन करोगे बेटा t बनेगा माइनस, अभी cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करोगे तो अल्टीमेटली जीरो आने वाला है, मैं फिर भी करके बता देता हूँ। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा बेटा sin 2 ओमेगा t, और t के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में दैट इज 2 ओमेगा वो डिवीजन में बाहर आ जाएगा। आप 0 से t तक की लिमिट लगाइए, आपका खेल हो जाएगा। अब क्या करें, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t आप लिखें, t माइनस 1/2 ओमेगा बाहर, और ब्रैकेट के अंदर देखें क्या हो रहा है, लिखेंगे हम sin 2 ओमेगा की जगह लिखेंगे बच्चा 2 पाई बाई t, और t की जगह सबसे पहले लिमिट लगाएंगे तो कैपिटल T, बाद में sin की जगह आएगा 0। इस तरह से t से t कैंसिल, और ये 2 2 जा 4, तो 4 पाई, sin पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो 4 पाई हो, हमेशा sin कैसा रहता है 0। तो इंटीग्रल पाइस ऑफ sin आर 0 एंड sin 0 इज अगेन 0, तो पूरा टर्म क्या बना 0। और अगर पूरा टर्म बन गया 0 तो आप चुपचाप से इस पूरे टर्म को कह सकते हैं कि शूट हो गया 0 की तरफ। तो जाने देते हैं, जो मेरे पास आई स्क्वायर एवरेज आ रहा है, जिसको स्क्वायर मीन वैल्यू बोलते हैं या मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, वो आ रही है आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, और अंदर से देखो क्या आ रहा है बाहर t, तो t से t कैंसिल, तो स्क्वायर वैल्यू का जो एवरेज है बेटा वो आ रहा है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब आपको क्या चाहिए था, आई आर एम एस चाहिए था, तो जिस वक्त आप आई आर एम एस लिखेंगे आप कहेंगे इस स्क्वायर के एवरेज वैल्यू का क्या निकालना है, रूट। तो जब रूट करेंगे तो बेटा आपके लिए आएगा आई नॉट होल डिवाइडेड बाय रूट 2, ये बना। और ये भी लिख लीजिए, आपके लिए ये जो वैल्यू लिखी गई है ये मीन स्क्वायर वैल्यू है। मीन स्क्वायर का मतलब स्क्वायर्ड वैल्यू का मीन निकाला गया है, और ये जो वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर्ड है। रूट मीन स्क्वायर्ड का मतलब कि पहले स्क्वायर वैल्यू निकाली गई, उसके बाद उसका मीन किया गया, और जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट कर दिया गया, डायमेंशन सेम रखने के लिए। दिस इज द स्पेसिफिक वैल्यू जिसके लिए हम एनर्जी कैलकुलेशंस एक्सेट्रा किया करते हैं। विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें कोई घपला नहीं। और ये डेरिवेशन आप मानकर चलिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के। ना सिर्फ आरएमएस वैल्यू की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आरएमएस वैल्यू के 2-4 टुच्चे टाइप के सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कंपेयर करके निकालो आरएमएस वैल्यू क्या है। हम करने वाले थोड़ी देर में, जो बताया जाएगा पेपर में बस वही आएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई की वैल्यू 2√t एम्पियर है, तो कैलकुलेट करो एवरेज और आरएमएस करंट ओवर t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 4, मतलब टाइम का रेंज दे दिया है। तो सबसे पहले एवरेज की बातें करते हैं। एवरेज की बातें करने का मतलब होता है कि हम निकाल रहे हैं बच्चों आई एवरेज। इस आई एवरेज को अभी हम लोगों ने लिखा भी था कि किस प्रकार से लिखा जाता है। इसके लिखने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। 2 से लेके 4 सेकंड्स तक, 2 से लेके 4 सेकंड्स तक, यही वो कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए बच्चा, हम सबसे पहले ऊपर के इंटीग्रल में आई की वैल्यू डालते हैं, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ओवर t dt, 2 से 4 डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ 2 रूट t dt। क्या लिख दिया मैंने, आई dt की जगह dt की जगह आई dt लिख दिया, यहां तो सिर्फ dt आएगा, 2 to 4। अब देखें ऊपर वाले इंटीग्रल का 2 बेटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिखा जाएगा t की पावर 1/2 dt, और ये 0 से 2 से 4 सेकंड्स तक। और अगर आप इसे देखें नीचे वाले dt को, तो नीचे वाला dt इंटीग्रेट होकर बच्चा t बनने वाला है, और t की लिमिट होने वाली है 2 से 4। तो आप अपर लिमिट डालेंगे 4 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 2, तो बेसिकली मैं इसको इरेज करके डायरेक्ट 2 लिख देता हूं, क्योंकि 4 माइनस 2 अल्टीमेटली नीचे वाले डिनोमिनेटर में 2 ही बचने वाला है। इस तरह से ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 खत्म हो जाएंगे। अब देखें t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 ये बचेगा। आपको याद है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इस तरह से, ठीक है ना मेरी बात। तो अगर मेरे पास पावर 1/2 लिखी हुई है तो मेरे पास पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 ये आने वाली है। और इस पूरी कहानी का जब हम लिमिट लगाएंगे तो लगाएंगे 2 से लेके 4 तक। आधे में 1 जोड़ोगे 1.5 बन जाएगा 3/2। तो मेरे लिए जो पावर आ रही है, टाइम आ रहा है, टाइम की पावर आ रही है 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इस प्रकार से।
और हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 4, तो फिर ये चला जाएगा। लिमिट देखना कैसे लग रही है बेटा, 2/3 और फिर लिखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, इस तरह से। ठीक है मेरी बात? तो 2/3 आप ऐसे ही रहने दीजिए और फिर क्या करिए, इसको लिखिए 2 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर की पावर 3/2, इस तरह से। पावर से पावर मल्टीप्लाई होंगी, निपट जाएगा। लिखेंगे 2 की पावर 3/2, इस तरह से। 2/3 यही था, तो हम लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और इसकी पावर 1/2, इस प्रकार से लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो 2 की पावर 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहां से हमारा आंसर देखो ये क्या बन रहा है, 2/3, यहाँ आ रहा है 8 माइनस 8 का रूट, इस प्रकार से हमारी कुछ वैल्यू बन जा रही है। ठीक, 8 के रूट की वैल्यू को 4 × 2 करके 4 बाहर निकाल लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये कैलकुलेशन का हिस्सा है, इसको यहीं पर छोड़कर आप कैलकुलेशन छोड़ सकते हैं, डेसिमल में आ जाएगा, नॉट एन इशू। अल्टीमेट बात ये है कि जब भी आपसे कभी एवरेज के बारे में पूछे तो एवरेज वगैरह की कहानी में आई dt अपॉन इंटीग्रल dt ही लगाना होता है, एक ही कॉन्सेप्ट है और इसके सवाल आते हैं, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। क्या करें आप, कुछ नहीं, अगला सवाल लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, आरएमएस वैल्यू निकालनी। अब आरएमएस निकालने के लिए हम सब ये बात सीख कर आए हैं कि हमें स्क्वायर करके एवरेज निकालना है, उसका रूट निकालना है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर वैल्यू का एवरेज तो निकालना सीख लेंगे। तो हमारे लिए आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt 2 से 4 सेकंड्स और 2 से 4 सेकंड्स। तो आप क्या करने वाले हैं, गौर से देखिए। आई स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर करते हैं, तो आई स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4 × t dt होल डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो नीचे t ही बनने वाला है, तो dt का इंटीग्रेशन बेसिकली t बनेगा, लिमिट डाल देंगे तो 2 से 4 तक, नीचे तो 2 ही आने वाला है, तो वो 2 हमने नीचे ले लिया। 4 इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, अंदर लिखा जाएगा t dt का इंटीग्रेशन, बचेगा ऊपर 2 और यहाँ t का इंटीग्रेशन जो है वो t²/2 बचेगा, 2 से लेकर 4 तक इसकी लिमिट लगाई जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख रहे होंगे बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चा 16 माइनस 4 और ये आंसर आएगा 12। ये अभी आपने जो निकाला है वो वैल्यू आप देखेंगे आई स्क्वायर एवरेज, यानी कि ये जो आंसर है ये मीन स्क्वायर वैल्यू का वैल्यू आंसर है। आपके लिए आई आरएमएस कैसे बनेगा, आई आरएमएस जो है वो बनेगा स्क्वायर के मीन का रूट। तो अल्टीमेटली मेरे पास 12 एम्पियर आया था, उसका रूट लगा देंगे, एम्प्स में हमारे पास आंसर हो जाएगा आरएमएस का। इस प्रकार के सवालों को खूब जम के पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। चलो आओ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। 0 से आरएमएस होने के लिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को कितना समय लगेगा, समय निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं I = I0, फिर लिखते हैं साइन, अंदर लिखते हैं ओमेगा टी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना ये आरएमएस हो जाए, तो हमने कहा ठीक है आरएमएस हो जाए, कोई परेशानी नहीं। आरएमएस होने का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाए। ये रहा I0 और यहाँ रहा बेटा साइन, ये रहा ओमेगा टी। अब I0 से I0 कट गया तो तुमने क्या लिखा बेटा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/√2। तो आपने कहा साइन थीटा 1/√2 हो रहा है, इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो तो π/4 है, 45 डिग्री। तो आपने कहा हाँ ठीक। तो t की वैल्यू क्या आई बेटा, π/4 इंटू ओमेगा। सबने कहा ठीक, π/4 इंटू ओमेगा होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बोल रहा है वो। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक। क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी तो बस चुपचाप से यहाँ वैल्यू डाल देंगे। t = what, π/4 इंटू 50। कोई भी बच्चा तुरंत लिखेगा π/200 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स के बाद 0 से इसकी वैल्यू अपने आरएमएस वैल्यू तक चली जाएगी। ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको बस वैल्यू अपडेट करनी है, आई के जगह पे जो जनरल आई है वहां पर वैल्यू डालते जाना है, आंसर निकालते जाना है।
क्या करें इसके बाद, एक और सवाल लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ईएमएफ की वैल्यू, जो कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है, ये ईएमएफ के लिए 20 sin 100 पाई टी ऐसा लिखा हुआ है, और कह रहा है कि कैलकुलेट करो ईएमएफ 1/600 सेकंड पे। तो टाइम उसने ले दिया है, टाइम की वैल्यू डालेंगे बात बन जाएगी। तो चलो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 20 sin 100 पाई टी, ये लिखा हुआ है, और कह रहा है टी की जगह 1/600 डालकर देखो क्या आंसर आएगा। तो हमने कहा ठीक है भैया डाल देते हैं, उसमें क्या परेशानी है, 100 ऐसे ही रहा, पाई ऐसे ही रहा, और ये कह रहा है 1/600 डाल दो। तो 2 0 से 2 0 काट दो, आंसर आएगा 20, फिर आएगा बेटा साइन, और यहाँ लिखा होगा पाई/600, पाई/600 नहीं, पाई/6, 2 0 से 2 0। पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, अंदर बचा है पाई/6, और पाई/6 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है कि 1/2 होती है। तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है बेटा 20/2, काटोगे तो आएगा 10 वोल्ट। हमारे पास जो ईएमएफ 1/600 सेकंड्स पर है वो 10 वोल्ट्स के बराबर है। कैसा, बिल्कुल सस्ते सवाल है, ऐसे ही बोर्ड में आते हैं। आपको वैल्यू देगा, इक्वेशन देगा, वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है, या कंपैरिजन के सवाल आ जाएंगे। जैसे छोटा सा सवाल यहीं पे लिख देता हूं आपके लिए। देखो सवाल क्या कहेगा, कहेगा करंट की वैल्यू लिखी है 10 sin 50 पाई टी, ठीक है ना, ये कहेगा। और फिर ये कहेगा कि बताओ कि आई आरएमएस कितना है, बताओ कि आई नॉट कितना है, बताओ कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। कंपेयर करो, आई नॉट ये पीक वैल्यू दिख रही है 10 एम्प्स, और आरएमएस तो उसका 1/√2 टाइम्स होता है, तो √2 से डिवाइड कर दो। ओमेगा की जगह, ओमेगा का मतलब जो टाइम के मल्टीप्लिकेशन में जो कुछ लिखा है वो सारा ओमेगा है, तो हमारे लिए आ गया बेटा 50t, ठीक है ना। कहेगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बताओ कि वो जो टरबाइन घूम रहा है एसी करंट बनाने के लिए 1 सेकंड में कितने टाइम में एक चक्कर मारता है। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर होता है 2π/ओमेगा। 2π रहने दिया, यहाँ लिखा बेटा 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 1/25 सेकंड्स, यानी 1 सेकंड के 25वें हिस्से में हमारा टरबाइन एक चक्कर मार लेता है। बात खत्म। इस तरह से कंपैरिजन के सवाल आते हैं। आप जितने चाहे उतने सवाल बना सकते हैं, और जितने चाहे उतने सवाल खुद से लगा सकते हैं। इस तरह से बात बन जाती है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है प्योर सर्किट्स का। प्योर सर्किट का मतलब होता है ऐसे सर्किट जिनमें सिर्फ एक कंपोनेंट लगा हो। हम 3 तरह के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, दूसरा पढ़ते हैं इंडक्टेंस, और तीसरा पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। कोई भी डिवाइस इन 3 तरह के कंपोनेंट्स के बेसिस पर काम करता है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा, या तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, या तो उस एनर्जी को कंज्यूम करेगा और उस एनर्जी का कन्वर्जन करेगा किसी और फॉर्म, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हीट एनर्जी में एक्सेट्रा, जिससे अप्लायंस काम करेगा। उसमें से सबसे पहला एनर्जी कंज्यूम करने वाला डिवाइस जो है हमारे पास वो है रेजिस्टेंस। तो ऐसा एसी सोर्स, ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें एसी सोर्स हो और सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर और कैपेसिटेंस एब्सेंट हो, उसे हम कहेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई एक एसी सोर्स है, और इस एसी सोर्स में आपने कोई एक हार्ट बीट रेजिस्टेंस लगा दिया। अब क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस मार्क करना समझदारी का विषय नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव लगातार पोलैरिटी प्लस माइनस बदलती रहेंगी, लेकिन ईएमएफ का कोई ना कोई वैल्यू है, और वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको ये बताना जरूरी है कि आपने जो सोर्स लगाया है वो किस वेव फंक्शन का है, पता तो चले। अब ये जो वेव फंक्शन वो लिख कर दिया गया, हमें अच्छा लगा। अब मैं अगर कहूं कि इस सर्किट में करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस के अंदर करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो आपने लिख दिया ई नॉट इंटू साइन इंटू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। इस टर्म को आपने चीख कर कहा कि ये आई नॉट, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो चुकी है, लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कम्स आउट टू बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रहा। अब देखो ये ईएमएफ का फेज है, और ये देखो ये करंट का फेज है। दोनों के फेजेस में कोई अंतर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, दोनों के फेज आइडेंटिकल हैं, सेम है, कोई अंतर इनमें नहीं है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के फेजेस में कोई डिफरेंस नहीं, तो ग्राफ जो बनेगा बिल्कुल सेम बनेगा। तो मैं कहता हूं कि काम करो,
जो भी फेजर डायग्राम बनाओ, क्योंकि और से देखोगे अगर तुम तो ये a sin ओमेगा t प्लस फाई टाइप की इक्वेशन है, ये एसएचएम की इक्वेशन है, और एसएचएम की इक्वेशंस को हमेशा फेजर डायग्राम से डील किया करते थे। और इस बात को कभी भी भूला नहीं जाएगा कि जब भी एसएचएम की इक्वेशन मिले आपको फेजर डायग्राम याद करना चाहिए। फेजर डायग्राम में आपने जहां है करंट उसी को माना बेसिक फेज, बेस लाइन जहां से आप फेज एंगल मेजर करेंगे, और इसमें हम हमेशा मानेंगे करंट जीरो फेज पे, ठीक है ना। एज्यूम करंट इज एट जीरो फेज, करंट हमेशा जीरो फेज पे है। अगर ये विचार कर लिया जाए तो चीजें करंट के कंपैरिजन में आ जाएंगी। करंट अगर साइन ओमेगा टी है तो बेटा ईएमएफ भी साइन ओमेगा टी, तो जिस दिशा में तुम्हें मिल रहा है करंट का फेज उसी दिशा में तुम्हें मिल रहा है ईएमएफ का फेज, तो आपने ईएमएफ यहीं लगा दिया। इन दोनों लाइनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, इसलिए फेज डिफरेंस की वैल्यू बेटा जीरो नजर आती है, और फेज डिफरेंस जीरो नजर आता है तो tan फाई की वैल्यू जो है वो भी जीरो नजर आती है। परंतु सर अगर यहाँ पे cos फाई निकाला जाए तो क्या आएगा, वो तो +1 आएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने दो एंगल्स ही क्यों लिखे, उसका कारण ये है कि tan फाई हमेशा जुड़ेगा वोल्टेजेस से और रिएक्टेंसेस से। अभी आगे समझ आएगा कि क्या होती है रिएक्टेंसेस, और cos फाई जो है वो जुड़ेगा जाकर के पावर फैक्टर से। तो tan फाई का मतलब जो है वो रिएक्टेंस बताने से है, और cos फाई का जो मतलब है वो बताने से है पावर फैक्टर। अब ये क्या होते हैं रिएक्टेंसेस और पावर फैक्टर, तो ये तभी मालूम चलेगा जब बेटा हम लोग रेजिस्टिव से इंडक्टिव, इंडक्टिव से कैपेसिटिव और फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक इनके बारे में जानकारी नहीं होगी। पर फिलहाल मैं बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हर फेजर डायग्राम के बाद आपको tan फाई cos फाई रिएक्टेंसेस का डिस्कशन और पावर फैक्टर का डिस्कशन पता होना चाहिए, ठीक है मेरी बात। इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस के बराबर है, और कोई बच्चा कहे कि मुझे तो साइन का पल्स बनाकर दिखा दो, तो तुम क्योंकि मैथ के बच्चे हो तुम्हें अच्छी तरह पता है साइन का पल्स कैसे बनता है। आपने यहाँ पे ईएमएफ बनाया, यहाँ पे समय बनाया, यहाँ पे करंट बनाया, वहां फिर समय ही रहने दिया, और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, तो बेसिकली इस नजर से देखोगे तो साइन का ग्राफ सुंदर दिखाई देगा। इसकी बजाय अगर आपकी नियत इस पे अच्छी नहीं है कि ये तो सुंदर नहीं लग रहा है तो और बड़ा ग्राफ बना लीजिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वहीं जीरो और मैक्सिमम होने चाहिए जहां पे पहला वाला जीरो और मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे दोनों एक साथ मैक्सिमाइज हो रहे हैं, एक साथ जीरो हो रहे हैं, दोनों एक साथ मैक्सिमाइज हो रहे हैं, दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन ऊंचा वाला है तो आप कहेंगे कि ईएमएफ जो है ऊंचा वाला है, नीचे वाला करंट है। लॉजिक ये है कि ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बराबर करंट हो रहा है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी कम रहने वाली है, इसलिए वो कम है, ईएमएफ से थोड़ा ज्यादा है। और हर बार ये बराबर रहेगा, इतना फ्लुएंसी से बनेगा नहीं बिल्कुल बराबर बराबर, लेकिन ध्यान रखें यहाँ का पीक और यहाँ का पीक सेम है, ये व्हाइट वाला पीक, ये व्हाइट वाला पीक सेम है। इससे आप 0 लिख सकते हैं, इसे आप पाई लिख सकते हैं, जहां फेज कंप्लीट होता है उसे आप 2 पाई लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से 4 पाई बन जाएगा, और यहाँ पर बचा 3 पाई बन जाएगा। इस तरह से आप देखें कि हर पाई पर, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे करंट और ईएमएफ की वैल्यू 0 हो रही है। कारण क्या है कि हमने साइन का फंक्शन बना रखा है, तो अल्टीमेटली होना ही। और हर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर हमें मिल रहा है मैक्सिमा, चाहे इस दिशा में और चाहे इस दिशा में, चाहे ऊपर चाहे नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन मिलेगा मैक्सिमा। इस तरह के साइनसोइडल ग्राफ, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम, और ये कहते हैं इक्वेशन प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। ये सारी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जो अंडरलाइन है तो ये है इस टॉपिक की कि रेजिस्टेंस में, मैं लिख देता हूं अलग से, कहीं है जगह यहीं पे लिख देता हूं, यहाँ पे ये लिखने वाली बात है कि रेजिस्टेंस में फेज एंगल 0 रहता है। फेज एंगल क्या 0 रहता है? फेज डिफरेंस करंट और ईएमएफ का 0 मिलता है, यानी जिस दिशा में करंट होगा उसी दिशा में ईएमएफ होगा। ये विचार करने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। तो प्योर रेजिस्टिव हो गया। दो तरह के प्योर सर्किट्स और बाकी हैं, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। ये दो तरह के इंपॉर्टेंट सर्किट्स हम करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल चीजों को रोकते हैं, आज के लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। काम करेंगे अगले लेक्चर में, डिटेल में पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, बाद में इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल हमको फॉलो करते रहिए। अगर फॉलो करेंगे तो मिलेगा आपको
पूरे साल का ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज जिसमें हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी इन फुल डिटेल आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, पढ़ा रहा हूँ आपको आरटी अकेडमी पे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।